फ्रेंड्स, वेलकम टू चैप्टर नंबर 4 पार्ट 2। इस पार्ट में हम कम्युनिकेशन और इंश्योरेंस को पूरा अच्छे से खत्म कर देंगे। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाके देख लीजिए, क्योंकि उसमें 60% पोर्शन अपना कवर है और लास्ट 40% पोर्शन हम इस वीडियो में खत्म कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा इंश्योरेंस में प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये निकलता है कि इंश्योरेंस बिजनेस में क्या उसूल है जो दोनों पार्टीज को फॉलो करना पड़ता है, इंश्योरर और इंश्योर्ड को। इंश्योरर मतलब कौन? इंश्योरर मतलब कंपनी LIC जो होगी, जो इंश्योरेंस आपको जो आपका इंश्योरेंस करवाएगी। और इंश्योर्ड माने कौन? इंश्योर्ड माने हम जैसे लोग जो उनसे पॉलिसी निकालेंगे। तो देखिए, अटमोस्ट गुड फेथ बोलता है कि दोनों को एक दूसरे के प्रति सब चीज बतानी है, कोई भी चीज छुपानी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंश्योरेंस निकलवा रहा हूँ, समझिए मैं हेल्थ इंश्योरेंस निकाल रहा हूँ, तो मुझे अपने सारे बीमारी के रिगार्डिंग हर चीज प्रॉपरली बतानी है, उनसे कुछ भी छुपाना नहीं है। वैसे ही वो लोग भी माने कौन? LIC वाले भी मुझसे सारा टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस करेंगे, कुछ भी मुझसे छुपाएंगे नहीं। ईदर ऑफ द केसेस, अगर किसी ने भी किसी से कुछ छुपाया और अगर वो पॉलिसी का जब क्लेम आया तब पता चला, तो क्लेम पास नहीं होगा, कुछ रुपया, एक भी रुपया नहीं मिलेगा। तो देखना, इन ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स बोथ पार्टीज मस्ट हैव अटमोस्ट गुड फेथ। द इंश्योर्ड मतलब हम कंप्लीट, क्लियर एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन देना ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या? जिस भी चीज का इंश्योरेंस करवाया उसको सब्जेक्ट मैटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अपने लाइफ का इंश्योरेंस करवाया तो मेरा लाइफ सब्जेक्ट मैटर है। अगर मैंने इस घर का इंश्योरेंस करवाया तो ये घर सब्जेक्ट मैटर है। देखिए, सिमिलरली द इंश्योरर माने कौन? LIC कंपनी मस्ट प्रोवाइड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और ये एग्जाम्पल जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको एग्जाम्पल लिखना ही लिखना है अगर ये क्वेश्चन आया तो। ध्यान रखना इस चीज का। अगला प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब इसका मतलब ये होता है कि जिस भी चीज का मैं इंश्योरेंस निकालने जा रहा हूं, उससे मुझे कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट होना बहुत जरूरी है। अगर किसी चीज से मुझे फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं हो रहा है तो मैं खाली फुकट उस चीज का इंश्योरेंस भी नहीं निकाल सकता, मतलब कंपनी भी नहीं निकालेगी उसका इंश्योरेंस। अब तुम बोलोगे लाइफ का इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, मतलब अगर जिंदा है आदमी तो वो अपने फैमिली की या किसी के काम तो आएगा, कुछ कमाएगा तो उससे पैसा आता रहेगा। अब वैसे ही मैं किसी कुत्ते का इंश्योरेंस नहीं निकाल सकता। हाँ, कुत्ते का इंश्योरेंस मैं तब निकाल सकता हूँ अगर वो कुत्ते के जरिए से मैं कुछ कमा पा रहा हूँ। तो देखना, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स सम फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। फाइनेंशियल मतलब पैसे का कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट हर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पे लागू होता है। इसका मतलब क्या? ऐसा कोई भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा जहां पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट ना हो। जहां फाइनेंशियल इंटरेस्ट है वहां वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होगा, और इसी को ही हम इंश्योरेबल इंटरेस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल आपको कर लेना, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। थर्ड है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मतलब गारंटी और अश्योरेंस टू पुट द इंश्योर्ड इन सेम फाइनेंशियल पोजीशन इन विच वाज इमीडिएटली प्रायर टू द हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट। अब ये क्या उसूल है कि देखिए, हम इंश्योरेंस क्यों निकालते हैं इसको समझना होगा। हम इंश्योरेंस इसलिए निकालते हैं कि अगर कल को हमारे साथ कुछ गलत हो गया तो हमें इंश्योरेंस कंपनी वो पैसा दे जिससे हम अपने आप को वापस रिपेयर करके उस पोजीशन पे आ जाए जिस पोजीशन पे हम थे उस इवेंट से पहले। समझिए, अगर एक ऑफिस में आग लग जाती है और मुझे आग लगने के बाद इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलता है, तो मैं वो पैसे को खुद एंजॉय नहीं करूंगा ट्रिप पे जाके। उस पैसे से मैं उस ऑफिस को ठीक करूंगा जिससे वो पुरानी वाली कंडीशन पे आ जाए जब वो आग लगने से पहली वाली थी। तो इसी को ही कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। पर इस चीज में एक चीज ध्यान रखना आपका बहुत जरूरी है कि ये कहाँ पे एप्लीकेबल होगा। फायर पे होगा, मरीन पे होगा और जनरल इंश्योरेंस में होगा। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस। ये बात आ सकता है ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स या फिर मैच द फॉलोइंग में कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी लाइफ इंश्योरेंस में लगता है कि नहीं लगता है। आंसर इज नहीं लगता है। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी वो एक इंसान के जाने के बाद
सेम पोजीशन होगी आपकी, उसकी गारंटी नहीं दे सकता। समझ में आ रहा है? देखिए, इन केस ऑफ डेथ ऑफ इंश्योर्ड, एक्चुअल सम अश्योर्ड इज पेड टू द नॉमिनी ऑफ द इंश्योर्ड। आपका अगर डेथ हो गया तो जो जिनका नॉमिनी नाम होगा उनको जो एक सर्टेन सम उनको मिल जाएगा। द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कंपेंसेशन इज लिमिटेड टू द अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल आपको कर लेना है, खाली एक बात याद रखना, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी गारंटी देती है कि आपका जैसा पोजीशन था हम वैसा आपको करके देंगे, लेकिन ये सेम चीज लाइफ इंश्योरेंस पे लागू नहीं होती, क्योंकि किसी इंसान को खोने के बाद आपकी लाइफ वैसी की वैसी नहीं रहेगी, तो इसलिए वहां पे वो गारंटी नहीं देते। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। अब सब्रोगेशन का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ इंडेमनिटी। जहां जहां इंडेमनिटी है वहां सब्रोगेशन है। इंडेमनिटी कहाँ पे है? फायर में है, मरीन में है और जनरल इंश्योरेंस में। तो यहाँ पे होता क्या है कि एज पर दिस राइट, after the insured is compensated for the loss due to the damaged property insured, then the right of ownership of such property passes on to the insurer। मतलब फॉर एग्जांपल आपका कोई गाड़ी था, आपके पास टू व्हीलर गाड़ी था और टू व्हीलर गाड़ी का आपने इंश्योरेंस करवाया था। अब मान लीजिए वो टू व्हीलर गाड़ी चोरी हो गई, तो चोरी हो गई तो पुलिस कंप्लेंट हुआ और उसके बाद वो गाड़ी मिली नहीं, तो उस गाड़ी का जो पुलिस कंप्लेंट FIR है आप लेकर जाओगे इंश्योरेंस कंपनी को और आपको बदले में आपका क्लेम पास करवा देंगे और आपको पैसा दे देंगे गाड़ी का। लेकिन समझो गाड़ी लेने के 2 महीने बाद ही पुलिस ने वो गाड़ी को ढूंढ लिया, वो गाड़ी मिल गई पुरानी वाली, तो ऐसा नहीं है कि आपको मिल जाएगी वो गाड़ी, वो अब आपकी गाड़ी नहीं रही, वो अब गाड़ी इंश्योरेंस कंपनी की हो गई है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने वो घूमने के बदले पे आपको जो पैसा दिया था, जो गाड़ी आपने ली, अब वो आपकी गाड़ी है और जो मिल गई गाड़ी जो चोरी हुई थी वो LIC वालों की है। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन हो चुका है। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या बोलता है कि आप चाहे तो सेम सब्जेक्ट मैटर पे, मतलब फॉर एग्जांपल ये ऑफिस पे मैं 3 या 4 इंश्योरेंस कंपनी से सेम क्लेम मतलब अपना इंश्योरेंस करवा सकता हूँ। द प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी वेयर इंश्योर्ड हैज टेकन आउट मोर देन वन पॉलिसी फॉर द सेम रिस्क और सब्जेक्ट मैटर। मतलब मुझे देखिए, सबसे पहले ये जो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन है ये मोस्टली कहाँ होता है? जहाँ पे क्लेम का जो अमाउंट है वो बहुत बड़ा होता है। और फॉर एग्जांपल मेरा एक जगह है जहाँ पे मेरा पोर्ट है, समझो मेरा कोई पोर्ट का बिजनेस है और वो पोर्ट का अगर मैं टोटल वैल्यूएशन निकालूं तो कम से कम 10,000 करोड़ या 20,000 करोड़ का होता है। और अगर समझो वहाँ पे कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उतने रुपए का मेरा नुकसान है। अब मैं एक कंपनी से लेने जाऊंगा तो मुझे डर क्या है कि क्या ये कंपनी मेरा 10,000 करोड़ दे पाएगी, तो ये डाउट हमेशा रह सकता है। इसीलिए मैं क्या करूंगा कि उस सेम पोर्ट का 4 या 5 अलग अलग कंपनी से इंश्योरेंस निकलवा लूंगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जब आग लगी तो हर बंदा आपको 10-10 हजार देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जबकि अगर समझो आपने 5 लोगों से इंश्योरेंस करवाया है और आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यू 10,000 करोड़ है, तो एक कंपनी लॉस होने पे 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ ऐसे 5 लोग मिलकर देंगे। आई होप आपको ये चीज समझी होगी। तो यहाँ पे सेम लिखा भी है कि इफ वन इंश्योरर पेज फुल कंपेंसेशन देन दैट इंश्योरर मस्ट क्लेम प्रपोर्शनेट अमाउंट फ्रॉम द अदर इंश्योरर्स। प्रपोर्शनेट वर्ड इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन ऑफ लॉस का मतलब ये है कि जब आपका प्रॉपर्टी या सब्जेक्ट मैटर है, जब उसका लॉस हो रहा है, मतलब कुछ फॉर एग्जांपल आपने ऑफिस में अपना फायर इंश्योरेंस करवाया और ऑफिस में आग लग गई भीषण, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि आप एक चेयर डाल के बैठोगे और आराम से देखोगे कि कैसा जल रहा है करके। क्यों? क्योंकि आपने इंश्योरेंस निकालना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप आराम से देखोगे और कुछ भी बचाने की कोशिश नहीं करोगे। आपका पूरा कोशिश होना चाहिए कि जो भी चीज आप जितना बचा सकते हो उस इंसिडेंट से उतना बचाने का। वही बात है कि इंश्योर्ड मस्ट ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी इन केस ऑफ अनसर्टेन इवेंट्स। जो इतना पॉसिबल है उतना आपको कोशिश करनी है। द इंश्योर्ड मस्ट टेक ऑल पॉसिबल मेजर्स। और आगे आप एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। और लास्ट प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा।
प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा क्या बोलता है? फॉर एग्जाम्पल कि आपका जो अपन एग्जाम्पल देखते हैं ये, क्योंकि अच्छे से समझ जाएगा। अ हाउस वॉज इंश्योर्ड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ थेफ्ट। एक घर था, उसको हमने इंश्योरेंस करवाया था किस चीज के लिए? चोरी के लिए, थेफ्ट अगर हो जाए तो मुझे इंश्योरेंस वाले पैसा देंगे। देयर वॉज अ थेफ्ट इन द हाउस एंड बिफोर लिविंग द हाउस वॉज सेट ऑन फायर बाय थीव्स। चोरी हुई, लेकिन चोरी करने के बाद इन्होंने क्या किया कि इन लोग ने आग लगा के चले गए, ताकि क्या होगा, जब आग लग जाएगी तो पकड़ पाना मुश्किल है कि चोरी हुई है या आग से जला है कोई चीज। Now there are two causes of loss, theft and fire, and the nearest cause of loss was fire. As the house was insured against theft and not by fire, the insured will not get any compensation from the insurance company for loss by fire, but he will get compensation for the property lost by theft. जो जो आग से जला है उसका कुछ नहीं मिलेगा, और जो जो चोरी हुई है उसका मिल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के भी अलग अलग प्रकार के पॉलिसीज है। सबसे पहला क्या है आपका, होल लाइफ पॉलिसी, जहां पे आप अपने पूरे लाइफ का इंश्योरेंस करवा लेते हो। अंडर दिस पॉलिसी होल लाइफ ऑफ अ पर्सन इज इंश्योर्ड। द इंश्योर्ड कैन नॉट रिसीव मनी फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी जब तक वो जिंदा है, टिल ही इज अलाइव। और प्रीमियम यूजुअली लो होता है, क्योंकि जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक उसको प्रीमियम भरना है, तो इसलिए प्रीमियम भी लो होता है। द मनी बिकम्स पेएबल कब? जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आपके जो नॉमिनी होंगे उनको वो पैसा मिल जाएगा। अगला पॉइंट है एंडाउनमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। एंडाउनमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है? ये इसमें द सम अश्योर्ड अलॉन्ग विद बोनस गिवन ऑन डेथ, मतलब जितने का इंश्योरेंस आपने करवाया है, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 करोड़ का करवाया, वो 1 करोड़ तो मिल ही जाएगा, थोड़ा बहुत बोनस भी मिलेगा। और इसमें एक और खास बात ये होती है कि ये जब तक आप जान रहेगी तब तक इंश्योरेंस नहीं भरते, इसका एक स्पेसिफिक पीरियड वाला इंश्योरेंस पॉलिसी होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एंडाउनमेंट पॉलिसी ली होगी 20 साल के लिए या 25 साल के लिए, वैसा एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है वो। अगला आपका जो टाइप है वो है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है कि यहाँ पे आपका सबसे लोएस्ट प्रीमियम होता है, और ये एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए आप टर्म इंश्योरेंस लेते हो। फॉर एग्जाम्पल आज अज्यूम करते हैं कि मेरा एज 20 ईयर्स है, और मैंने सोचा कि मेरे को अब अगले 50 साल के लिए टर्म इंश्योरेंस निकालना है, तो मैंने अगले 50 साल के लिए टर्म इंश्योरेंस निकाला। अब यहाँ पे एक अच्छा कैच है, और मैं यूजुअली मेरे बच्चों को बोलता हूँ कि अगर कोई इंश्योरेंस करवाना भी है तो आपको सिर्फ टर्म इंश्योरेंस करवाना चाहिए। तो देखिए अगर मैंने 20 साल की उम्र में अगले 50 साल के लिए टर्म इंश्योरेंस निकलवाया तो रेट ऑफ प्रीमियम बहुत कम होता है, और समझिए मैंने 1 करोड़ का इंश्योरेंस निकाला है, और 20 साल की उम्र में 1 करोड़ के इंश्योरेंस पे प्रीमियम लगभग आता है 13,000 से 14,000 रुपये। अब समझिए मैंने इंश्योरेंस निकाला, प्रीमियम भर रहा हूँ हर साल, और समझिए जब मेरी एज 25 हो गई तब मेरी किसी कारणवश डेथ हो गई। अगर मेरी डेथ हो गई तो मुझे पूरा 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा। ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि मिलना ही है, लेकिन अज्यूम करो कि मैं पूरा अगला 50 साल जी गया, 20 से और 50 मतलब 70, 71, 72 तक। अगर समझो मैं 72 ईयर्स या 71 ईयर्स में मेरी डेथ होती है तो 1 भी रुपया आपको नहीं मिलता है टर्म इंश्योरेंस में, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में जब तक का वो पीरियड है तब तक में अगर आप चले गए तो आपको पैसा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। The term insurance policy is taken for specific period. Term insurance policy has lowest premium among all insurance policy. प्रीमियम फिक्स होता है, प्रीमियम बिल्कुल नहीं बढ़ता। आपके जो मैंने 21वें साल पे टर्म इंश्योरेंस भरा है और जो मैं 69th ईयर पे टर्म इंश्योरेंस भरूंगा प्रीमियम, वो सेम ही होगा। इट कैन इन केस ऑफ अनटाइमली डेथ द डिपेंडेंट्स विल रिसीव बेनिफिट। अगला पॉलिसी है आपका एन्युइटी पॉलिसी। अब देखना है एन्युइटी पॉलिसी क्या है। इंश्योर्ड हैज टू पे द प्रीमियम इन लमसम, या तो आप लमसम प्रीमियम भर सकते हो या तो फिर इंस्टॉलमेंट में भर सकते हो। लेकिन अब मजा कब है, द इंश्योर्ड विल रिसीव बैक अ स्पेसिफिक सम पीरियोडिकली। ये काइंड ऑफ एक सैलरी जैसा हो जाएगा आपके लिए,
समझिए आप सर्विस में हो, जॉब में, और आपको डर लग रहा है कि यार एक बार जॉब चली जाएगी तो फिर मुझे पैसे कहाँ से आएंगे, तो आप इस पॉलिसी में एनरोल हो सकते हो, एन्युटी पॉलिसी में, जहाँ पे आपको एक पीरियड के लिए सर्टन अमाउंट टाइम टू टाइम आता रहेगा फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ ईयर. इट इज लाइक पेंशन पेमेंट स्कीम. मनी बैक पॉलिसी क्या है? मनी बैक पॉलिसी देखिए, मनी बैक पॉलिसी प्रोवाइड रेगुलर परसेंटेज ऑफ द सम अश्योर्ड. एक जो भी अपने सम अश्योर्ड किया है, ये भी सेम टू सेम एन्युटी जैसा ही है, लेकिन फर्क क्या है कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द पॉलिसी एंड ऑल्सो गारंटी बेनिफिट ऑफ फुल सम अश्योर्ड इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द इंश्योर्ड. मतलब वो एन्युटी पॉलिसी में जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको प्रीमियम जो अमाउंट है वो मिलता रहेगा. समझिए आप 60 साल के हो गए, सीनियर सिटीजन बन गए, आपने अपने जॉब छोड़ दी, तो जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक आपको पैसा मिलते रहेगा. कहाँ पे? एन्युटी में. मनी बैक पॉलिसी में एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए चूज किया जाता है. पहले बात तो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है जहाँ पे आप अपना प्रीमियम भरते हो, और दूसरा कि जब आपकी डेथ भी हो जाती है तब भी आपको पैसा मिल जाता है, ऐसा नहीं कि वो खत्म हो जाता है. चाइल्ड इंश्योरेंस. चाइल्ड इंश्योरेंस क्या है? बच्चों का इंश्योरेंस. आपको ऐसा लगता है कि यार चाइल्ड का फ्यूचर फाइनेंशियल होगा, बच्चे हमारे लिव देयर ड्रीम्स, वो अपना जिंदगी जिए, तो उसके लिए आप अभी से इंश्योरेंस कर रहे हो ताकि उसको जो भी कुछ बनना होगा तो उस टाइम पे फाइनेंशियल हर्डल ना आए. तो चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी गिव्स द एडवांटेज टू स्टार्ट द इन्वेस्टिंग इन द चिल्ड्रंस प्लान राइट फ्रॉम द टाइम चाइल्ड इज बोर्न. जैसे ही बच्चा पैदा हो जाएगा आप उसका इंश्योरेंस निकाल सकते हो, और जैसे ही वो अडल्टहुड पहुंच जाएगा, मानी 18 ईयर्स ऑफ एज पहुंच जाएगा, तब आप उसको पैसा उसको मिल जाएगा. अगला है रिटायरमेंट प्लान्स. अब भी रिटायरमेंट प्लान जो है वो जस्ट अभी अपन पढ़कर है मनी बैक पॉलिसी और एन्युटी पॉलिसी में. यही हमारा रिटायरमेंट प्लान है. तो इसमें एज सच कुछ है नहीं, खाली आपको ऊपर से इंग्लिश लिखना है. अ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लान दैट प्रोवाइड इंश्योरेंस टू द इनकम ड्यूरिंग रिटायरमेंट, और मैच्योरिटी होने पे आपको रेगुलर इनकम मिलते रहेगा. रेफर टू एज पेंशन एंड एन्युटी. देखिए ये अपन जस्ट पढ़कर है. और लास्ट है आपका यूलिप. ये आजकल का नया एज पॉलिसी है. अब इसमें होता क्या, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, यूलिप ऐसा है जिसमें लाइफ इंश्योरेंस प्लस म्यूचुअल फंड का बेनिफिट्स भी मिलता है. अपन इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, जितना लिखा है आपको एग्जाम में भी उतना लिख कर आना है. एज दे कंबाइन द बेनिफिट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विद म्यूचुअल फंड, याद रखना यूलिप में. अगला है आपका क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी. पानी के रिलेटेड जब भी आप अपना गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, अभी यहाँ पे लाइफ की बात नहीं हो रही है, आपका लाइफ की बात नहीं हो रही है, अभी यहाँ पे आपकी गुड्स की मोस्टली बात हो रही है. तो देखना कि लाइफ इंश्योरेंस में टाइप ऑफ मरीन इंश्योरेंस में जहाँ पे मोस्टली आप अपना सामान एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हो, तो शिप में भी बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व है. अगर जहाज डूब गया तो आपका जो भी करोड़ों का गुड्स होगा वो डूब जाएगा. तो ये सब लॉसेस से बचने के लिए इंश्योरेंस है. देखिए पहला पॉलिसी क्या है, वोयाज पॉलिसी. वोयाज मतलब क्या? जर्नी. मतलब जब तक आपकी जर्नी है तब तक का इंश्योरेंस पॉलिसी है. इट इज अ पॉलिसी इन विच सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर अ स्पेसिफिक वोयाज इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम इन्वॉल्व्ड. फॉर एग्जांपल आपने इंडिया से अमेरिका तक जाने का शिप में, मतलब आपका सामान है जो इंडिया से अमेरिका तक पहुंचेगा, तो आपने वोयाज पॉलिसी निकाला है. इसका मतलब क्या है कि इंडिया से जब तक वो अमेरिका नहीं पहुंचेगा तब तक उसका इंश्योरेंस चलता रहेगा. जैसे अमेरिका में शिप पहुंच गया वैसे ही आपका इंश्योरेंस ये खत्म. टाइम पॉलिसी में क्या है? टाइम पॉलिसी में हम वोयाज को इग्नोर कर देते हैं, मतलब जर्नी को इग्नोर कर देते हैं, हम टाइम पे फोकस करते हैं. मतलब फॉर एग्जांपल आपने बोला कि कम से कम 5 दिन के लिए इंश्योरेंस निकाला मरीन का, क्योंकि आपने अंदर कैलकुलेट किया होगा कि 5 दिन में तो पहुंच ही जाता है, तो आपने टाइम पॉलिसी निकाला. तो एक डेफिनेट पीरियड के लिए होता है. एट अ टाइम पॉलिसी कैन नॉट बी फॉर पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर. 1 साल से ज्यादा का आप कभी भी इंश्योरेंस नहीं निकाल सकते टाइम पॉलिसी में. कंटिन्यूएशन क्लॉज होता है इसमें. कंटिन्यूएशन क्लॉज क्या होता है कि अगर इन केस मेरा टाइम खत्म हो गया और मैं जर्नी तक नहीं पहुंचा, तो जब तक मैं अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता हूँ तब तक वो मेरा इंश्योरेंस लागू रहेगा, चलता रहेगा. फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से इंडिया से अमेरिका जाने के लिए 10 दिन का इंश्योरेंस निकाला होगा, तो 10 दिन का इंश्योरेंस मतलब आपने टाइम इंश्योरेंस निकाला है. ये नहीं बोला है कि अमेरिका पहुंचने तक का इंश्योरेंस है. तो 10 दिन का इंश्योरेंस निकाला, बट आपने बोला कि यार इनकेस नहीं पहुंचा तो क्या करेगा, तो आपने बोला कि यार एक काम करो, टाइम इंश्योरेंस के साथ साथ है ना थोड़ा कंटिन्यूएशन क्लॉज भी ऐड कर दो.
कंटिन्यूएशन क्लॉज अब क्या करेगा कि समझो किसी कारणवश अमेरिका पहुंचने के लिए 11 दिन लग गया, तो कायदे अनुसार तो आपका 10वें दिन पे ही आपका इंश्योरेंस खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन कंटिन्यूएशन क्लॉज आपको जर्नी डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्या है, मिक्स पॉलिसी। इसमें टाइम और वोयाज का मिक्सचर है, बस इतना ही आपको लिख कर आना है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वोयाज एंड टाइम। अगला है आपका वैल्यूड पॉलिसी। वैल्यूड पॉलिसी क्या होता है, ये उन चीज़ों का पॉलिसी निकालता है जहाँ पे किसी गुड्स का वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल आर्ट, पेंटिंग्स जो आर्टिस्ट बनाते हैं, जो आर्ट का काम है बेसिकली, वहाँ पे वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डिटरमाइंड नहीं है। तो होता क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी और जो बंदा होल्ड कर रहा है उस प्रोडक्ट को, वो दोनों मिलकर अग्रीमेंट करके एक वैल्यू पे आएंगे और उस चीज़ का फिर इंश्योरेंस निकाला जाता है। तो इन केस अगर समझो वो पेंटिंग या कुछ भी खराब हो गया, तो जो ये दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था स्पेसिफिक अमाउंट, वो इनको मिल जाएगा। देखना कि अंडर दिस पॉलिसी गुड्स आर इंश्योर्ड फॉर एन अग्रीड वैल्यू with insurance and insured at the time of the taking policy. This facilitate easy settlements of claim in such item where it is difficult to assess the real market value. क्योंकि वही वो जहाँ पे आर्ट का काम है वहाँ पे मार्केट वैल्यू फाइंड करना बहुत टफ है। ब्लैंकेट पॉलिसी। दिस पॉलिसी इज टेकन फॉर मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिक्वायर्ड टाइम ऑफ प्रोटेक्शन। यहाँ पे क्या होता है कि एंड फुल अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज पेड इन द बिगिनिंग ऑफ द पॉलिसी। अब यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरी 4-5 शिप निकल रही है, मेरे बिजनेस बहुत बड़ा है और मेरे 4-5 शिप निकल रही है अलग अलग जगह पर। एक जा रहा है अमेरिका, एक जा रहा है वेस्ट बंगाल, ऐसे 5 अलग अलग जगह पे जा रहा है। तो मुझे 5 पे अलग अलग पॉलिसी निकालना होगा, तो उससे अच्छा ये है कि मैं ब्लैंकेट पॉलिसी निकालूँ जिसमें एक ही पॉलिसी में सारे मेरे कवर हो जाएंगे, सारे जर्नी। This policy describes the nature of goods insured, specific route, ports, voyage. It covers multiple risks on one property and it covers many properties under the policy. अगला है आपका पोर्ट रिस्क पॉलिसी। पोर्ट रिस्क पॉलिसी क्या होगा कि पोर्ट रिस्क कवर ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क ऑफ अ वेसल व्हाइल इट इज एंकर्ड एट अ पोर्ट। मतलब पोर्ट के गाड़ी मूव नहीं हो रही, आपकी शिप मूव नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ पे रुके रुके कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका भी आपको कवर मिल जाता है। पोर्ट रिस्क कब तक रहता है, जब तक एक शिप, एक वेसल उस पोर्ट को छोड़ती नहीं है तब तक वो इंश्योरेंस लागू रहेगा। जैसे ही उसने पोर्ट को छोड़ के वो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ चली, वैसे ही पोर्ट का जो रिस्क पॉलिसी है वो खत्म हो जाता है। कंपोजिट पॉलिसी। कंपोजिट पॉलिसी ये अपने इंश्योरेंस में, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस में देखा है कि आप एक से ज़्यादा लोग से इंश्योरेंस अपना निकलवा सकते हो। सेम इधर भी वही है कि आप भी मोर देन वन इंश्योरर से अपना इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल सकते हो। मोस्टली अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस हाई होता है। सिंगल वेसल पॉलिसी, मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास एक शिप है तो उसका पॉलिसी निकालना है तो सिंगल वेसल पॉलिसी। फ्लीट पॉलिसी। फ्लीट पॉलिसी मतलब क्या, फ्लीट का मतलब होता है बंच। तो बंच ऑफ पॉलिसी मतलब बंच ऑफ वेसल्स है आपके पास। तो देखिए, इन फ्लीट पॉलिसी सेवरल शिप्स बिलोंगिंग टू वन ओनर आर इंश्योर्ड अंडर द सेम पॉलिसी। और ब्लॉक पॉलिसी क्या होता है, ब्लॉक पॉलिसी में हमारा गुड्स, ब्लॉक पॉलिसी अगर आप निकालते हो तो मरीन इंश्योरेंस के अंडर आता है ब्लॉक पॉलिसी। तो पानी का रिस्क तो हम कवर कर ही लेते हैं, साथ साथ रोड पे या ट्रेन से जब तक मतलब वो जो गुड्स है वो इंश्योर्ड के घर तक नहीं पहुंचता है तब तक कुछ भी अगर डैमेज हो गया वो सारा डैमेज कवर कर लेता है हमारा ब्लॉक पॉलिसी। देखिए, अब लास्ट टाइप ऑफ इंश्योरेंस है आपका फायर इंश्योरेंस। अगर आग लगने पे भी आप आग लग सकती है तो उसके लिए भी आप इंश्योरेंस ले सकते हो। पहला है आपका वैल्यूड पॉलिसी। वैल्यूड पॉलिसी मतलब जब वैल्यूड आएगा तो ऐसा समझना कि ये पेंटिंग की बात हो रही है जहां पे किसी भी चीज का मार्केट वैल्यू फाइंड करना बहुत मुश्किल है। अंडर दिस पॉलिसी वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस इज अग्रीड अपॉन द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। द इंश्योरर हैज टू पे स्पेसिफिक अमाउंट और वैल्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ लॉस कॉज ड्यू टू फायर। जितने का भी इंश्योरेंस अमाउंट दोनों ने मिलकर अग्रीमेंट किया है वो अमाउंट देना ही देना होगा, कुछ भी हो जाए।
किसके लिए निकालते वैल्यू पॉलिसी? इट इज टेकन फॉर दोज गुड्स हुज वैल्यू बिकम डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, जिसका कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए। सेकेंड है आपका एवरेज पॉलिसी। अब एवरेज पॉलिसी क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख का आपका मकान है और 1 लाख के मकान पे आपने थोड़ा कंजूसी दिखाकर सिर्फ 50,000 का ही इंश्योरेंस निकलवाया। 1 लाख का मकान पे आपने सिर्फ 50,000 का इंश्योरेंस निकाला, लेकिन जब लॉस होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर लॉस हो गया आपको 50,000 का, तो आपको फिर बदले में कितना मिलेगा पैसा? तो 1 लाख पे आपने सिर्फ 50,000 का इंश्योरेंस करवाया था, तो लॉस 50,000 का हुआ है तो आपको इंश्योरेंस सिर्फ 25,000 का मिलेगा। ये चीज याद रखना एवरेज पॉलिसी में। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। ये मोस्टली कहाँ होता है? जहाँ पे इट इज नॉट इंश्योर्ड एज पर द एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू और इट इज अंडर वैल्यूड। आपका 1 लाख का था, आपने सिर्फ 50 का निकाला, मतलब अंडर वैल्यू किया आपने। अब स्पेसिफिक पॉलिसी में क्या होता है? स्पेसिफिक पॉलिसी में आपने जितने का भी इंश्योरेंस करवाया है उतने का आपको क्लेम मिलना ही मिलना है, कुछ भी हो जाए। हाँ, लेकिन याद रखना हमेशा ये चीज तो होगी, लेकिन साथ में ये भी याद रखना है कि इंश्योरेंस कंपनी जितने का लॉस होती है उतने का ही पैसा देती है। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि समझो 1 लाख का मकान है, सेम एग्जाम्पल, और 1 लाख का आपने 1 लाख का मकान है और आपने इंश्योरेंस करवाया है इसका पूरा 1 लाख, ठीक है। अब आपको लॉस हो चुका है समझो 80,000 का, तो बताओ आपको इंश्योरेंस कंपनी कितना देगी? इंश्योरेंस कंपनी आपको 80,000 रुपये पूरे दे देगी। अब समझो आपको जो लॉस हुआ है 1 लाख के मकान पे, सब बहुत सारा खर्चा इतना हो गया आजू बाजू का, तो मिला के टोटल खर्चा आपका चला गया 1,20,000। अब इंश्योरेंस आपने कितने का करवाया था? 1 लाख का, और लॉस कितने का हुआ है? 1,20,000। एग्जैक्ट आपको पूरा 1,00,000 रुपीज मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये एग्जाम्पल एक बार अच्छे से कर लेना। और मोस्टली यहाँ पे क्या लिखना है कि स्पेसिफिक पॉलिसी प्रॉपर्टीज इंश्योर्ड फॉर डेफिनेट सम इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट वैल्यू। इन दिस पॉलिसी एक्चुअल वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इज नॉट कंसिडर्ड। एक्चुअल वैल्यू जो भी हो उसके बाद इग्नोर करना है। जितने का इंश्योरेंस करवाया है उतना पैसा मिलना ही मिलना चाहिए, अगर लॉस से ज्यादा है तो, और लॉस अगर कम है तो जितना लॉस हुआ उतना पैसा। देखिए अगला पॉलिसी आपका फ्लोटिंग पॉलिसी। फ्लोटिंग क्या है? दिस पॉलिसी कैन बी टेकन फॉर द गुड्स विच आर लाइंग एट डिफरेंट लोकेशन और गोडाउन्स और वेयर हाउसेस। समझो मेरे बहुत सारे ब्रांचेस है मेरे बिजनेस के, अब मेरे को सब ब्रांचेस का एक एक निकालना पड़ेगा तो कॉस्टली पड़ जाता है। तो इंश्योरेंस कंपनीज के पास ये ऑफर भी होता है कि फ्लोटिंग पॉलिसी निकालना, कि एक ही पॉलिसी से मेरे सारे ब्रांचेस कवर हो जाएंगे। So businessman or trader taking fluctuating policy, such policy is taken for one sum, one premium for goods lying at different places. Excess policy. Excess policy क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपके दुकान में आप ऐसी चीजें बेचते हो जहां पर उस प्रोडक्ट का प्राइस फ्लक्चुएट होते रहता है, तो वहां पर आप क्या करोगे? तो फॉर एग्जाम्पल आपका ऐसा प्रोडक्ट है जिसका जो प्राइस है वो 1 लाख से लेके 1,50,000 तक फ्लक्चुएट होते रहता है, लेकिन 1 लाख के नीचे कभी नहीं जाएगा। तो आपको हमेशा 2 इंश्योरेंस निकालना होता है। एक इंश्योरेंस क्या निकालना होता है? एक इंश्योरेंस आपको निकालना होता है 1 लाख रुपए का, और दूसरा इंश्योरेंस आपको निकालना होता है वो 50,000 का, जहाँ पे वो फ्लक्चुएट होते रहता है। तो इन शॉर्ट एक्सेस पॉलिसी में आपको 2 पॉलिसी निकालना होता है। एक जितना उसके नीचे तो जाएगा ही नहीं, एक बेस अमाउंट होता है, और दूसरा जो फ्लक्चुएट होते रहता है। तो एग्जांपल में देखना, ये एग्जांपल में बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे। व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स और स्टॉक फ्लक्चुएट्स देन एक्सेस पॉलिसी इज टेकन। देखना ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, फ्लक्चुएट। वन पॉलिसी फॉर द अमाउंट बिलो द वैल्यू ऑफ द स्टॉक डज नॉट फॉल, मतलब मैंने बोला ना मेरे एग्जांपल के 1 लाख के नीचे वो गुड्स का प्राइस गिरता नहीं है, लेकिन 1,50,000 तक जाता है, तो उसके बीच में जो घूमता है वो। एंड अनदर पॉलिसी टू कवर द एक्सेस वैल्यू। अगला आपका क्या है? रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी। रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी में क्या होता है कि आपको पैसा नहीं मिलता जिस चीज का भी आपने इंश्योरेंस करवाया, डायरेक्ट वो चीज ही मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी गाड़ी में आग लग गई, तो उसके बदले में आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको एक नई गाड़ी मिल जाएगी। यही है सिंपल रीइंस्टेटमेंट, वेयर द इंश्योरर अंडरटेक टू रिप्लेस द प्रॉपर्टी और गुड्स लॉस्ट बाय फायर। यहाँ पे पैसा नहीं मिलता आपको, डायरेक्ट
प्रॉपर्टी ही रिप्लेस करके मिल जाती है। अगला पॉइंट है आपका कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। नॉर्मली कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्या कि जो मोस्टली कवरेज बढ़ जाता है। देखिए फायर इंश्योरेंस में जब आपकी गलती से आग लगता है तो उस सब पे कवर होता है। आपका फायर इंश्योरेंस जो पॉलिसी है वो गलती से आग लगी हुई चीज़ को कवर करता है। अभी समझो वॉर वाला सिचुएशन आ गया, किसी ने आपके घर पे मोलोटोव डाल दिया, तो ये सारी चीज़ें कवर नहीं होती इसमें। फायर वॉर वाली सिचुएशन, राइट्स, दंगे वाली सिचुएशन। However, this policy cover lot of risk under single policy. This risk may be loss of goods due to fire, explosion, earthquake, flood. ये सब भी कवर नहीं होती, बट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी अगर आप लेते हो तो ये सारी चीजें भी कवर हो जाएंगी। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी मतलब क्या? कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी मतलब फॉर एग्जांपल ये मेरे को घर का वैल्यू था 1,00,000 और मुझे लॉस हो गया आग लग के, तो मेरे को कंपनी सिर्फ जितने का लॉस हुआ है वो तो देगी, साथ में जो खर्चा और लगा है, फॉर एग्जांपल मेरा गुडविल जो लॉस हुआ है क्योंकि मैं बिजनेस कर नहीं पाया, तो मेरे बहुत सारे कस्टमर टूटे होंगे, वो दूसरी जगह से ले रहे, तो वो वाला लॉस, और फिर इसे मरम्मत करवाने का खर्चा, वो वाले लॉस, लोगों की सैलरी, वो लोगों की जो सैलरी गई होगी उस पीरियड में, क्योंकि लोग तो सैलरी मांगेगी भले ही मेरा बिजनेस बंद हो, तो वो खर्चा, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे कवर करके मिल जाता है कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी में। देखिए ये लिखना जरूरी है, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी इंक्लूड द लॉस ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, दोनों, टेंजिबल भी और इनटेंजिबल भी। मैंने कहा ना गुडविल इनटेंजिबल। दिस पॉलिसी इंडेमनिफाई, ये आपको एग्जांपल लिखना है, लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट, पेमेंट ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस मतलब फिक्स चार्जेस, एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, वो सब। लास्ट है आपका स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी। स्प्रिंकलर लीकेज क्या? इट कवर्स डैमेज टू प्रॉपर्टी कॉज्ड बाय एन ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम दैट हैज लीक्ड। फॉर एग्जांपल आपने आपका जहाँ पे भी ऑफिस है वहाँ पर आपने स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया हुआ है। स्प्रिंकलर मतलब क्या कि जैसे ही वो डिटेक्ट कर लेता है कि स्मोक आया है तो वो अपने आप चालू हो जाता है और फिर पानी फेंकना शुरू कर देता है। अब एग्जाम्पल ये है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो कि नॉर्मल ऐसा ऑफिस चल रहा था और वो किसी कारणवश ऑटोमेटिकली चालू हो गया, कुछ स्मोक नहीं हुआ, कुछ नहीं, डायरेक्टली चालू हो गया और उसने पूरा पानी करके आपके सारे कंप्यूटर्स उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिए। तो ऐसे केस में आपको ये पॉलिसी कवर देगा कि बेफिजुल का वो स्प्रिंकलर चालू हुआ और उससे मेरे को डैमेज हुआ। हाँ, लेकिन याद रखना, अगर कोई स्मोक की वजह से वो स्प्रिंकलर चालू होता है या रियल में आग लगा है उसकी वजह से अगर स्प्रिंकलर चालू होता है तो आपको 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। ये सिर्फ पता नहीं किसी कारणवश अगर खुल गया, वो ऑटोमेटिक होता है, तो उसने क्या पता सेंस कर लिया, क्योंकि उसमें सेंसर्स होते हैं, तो उसने क्या सेंस करके आपका खोल दिया और सब पानी हो गया, तो उसका कवर आपको मिल जाता है। स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी कवर्स डैमेज टू प्रॉपर्टी कॉज्ड बाय एन ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम। देखना, however, the discharge of leakage of water due to heat caused by fire, repair या alteration of building, earthquake, war, explosions are not covered in this policy. ये सारे reasons cover नहीं होते इस पॉलिसी में। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में 4 टाइप है पोस्टल सर्विस के। देखिए 2 टाइप क्या है कम्युनिकेशन का, पोस्टल सर्विस और मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और पोस्टल सर्विस के टोटल 4 टाइप है, मेल सर्विस, स्पेशलाइज्ड, मनी रेमिटेंस और रिटेल सर्विस। एक एक करके अपन देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला है आपका मेल सर्विस। मेल सर्विस में 4 चीजें हैं, इनलैंड लेटर, एनवेलप, पार्सल और बुक पोस्ट। इनलैंड लेटर में क्या होगा कि कम्युनिकेशन इज कंटेंट ऑन अ शीट ऑफ पेपर विद प्रिस्क्राइब्ड साइज एंड फोल्डिंग। इनलैंड लेटर कार्ड इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन विद इन इंडिया ओनली। किसी को भी अगर आपको चिट्ठी भेजनी हो, लव लेटर अपना भेजना हो, तो आप इनलैंड लेटर से भेज सकते हो। द रिटन पोर्शन ऑफ द इनलैंड लेटर इज फोल्ड एंड सील्ड, मतलब कॉन्फिडेंशियल रहता है, कोई आपका लव लेटर नहीं पढ़ेगा। ओनली नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर इज विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड। हाँ, आपके लवर का एड्रेस आप लोगों को पता चल जाएगा। देयरफॉर इनलैंड लेटर एंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द मैसेज। अगला है आपका एनवेलप। एनवेलप में क्या है, इट एनेबल्स टू सेंड कॉन्फिडेंशियल मैसेज एज वेल एज एनक्लोजर लाइक चेक, फोटो और रिज्यूमे। एनवेलप मोस्टली बड़ा होता है
जहाँ पे और उसको भी सील्ड कर दिया जाता है, उसमें आराम से आपके डॉक्यूमेंट सेफ रहते हैं और सेम एड्रेस और जो नाम होता है वो विजिबल होता है। सिर्फ क्या फ़र्क है, इनलैंड लेटर में वो चिट्ठियों के लिए होता था, एनवेलप में हम चेक, फोटो या रिज्यूम भेजते कंपनीज को। एनवेलप इंश्योर सेफ्टी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ मैसेज। तीसरा है पार्सल। पार्सल माने आपको कुछ सामान भेजना है यहाँ से आउट ऑफ कंट्री या दूसरे स्टेट में इंडिया के, तो आप पार्सल भिजवा सकते हो। देखना कि आउट अंडर पार्सल पोस्ट सर्विसेज, पार्सल्स ऑफ स्पेसिफाइड साइज एंड वेट कैन बी सेंट अक्रॉस द कंट्री एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री, मतलब इंडिया के अंदर भी या इंडिया के बाहर भी आप अपना पार्सल भिजवा सकते हो। एनीथिंग कैन बी सेंट इन पार्सल एक्सेप्ट प्रोहिबिटेड, अभी गांजा ये सब मत भेजना, स्मगलिंग मत करना। पार्सल कैन बी इंश्योर्ड एंड एक्स्ट्रा चार्ज हैज टू बी पेड फॉर इंश्योरेंस, मतलब आप पार्सल का इंश्योरेंस भी कर सकते हो और एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, और इनकेस अगर आपका लॉस होता है तो आपको इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। अगला है बुक पोस्ट। बुक पोस्ट क्या होता है, आपने देखा होगा कि अगर आपके पापा किसी कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्टेड है तो वो जो कंपनी वाले होते हैं वो हर साल उनका एनुअल रिपोर्ट बुक के फॉर्म में होता है, वो जर्नल ये बुक पोस्ट में आता है। जहाँ पे मोस्टली बुक आते हैं ना उनको बुक पोस्ट बोलते हैं। प्रिंटेड बुक्स, मैगजीन, जर्नल कैन बी सेंड थ्रू बुक पोस्ट। हाँ, और जो एनवलप होगा बुक पोस्ट का उसके हेडिंग में लिखा होगा बुक पोस्ट ऑन द फेस ऑफ द पैकेट। अगला है आपका स्पेशलाइज्ड पोस्टल सर्विसेज। स्पेशलाइज्ड पोस्टल सर्विसेज में 3 टाइप है, बिजनेस पोस्ट, लॉजिस्टिक पोस्ट और बिल मेल सर्विसेज। देखिए बिजनेस पोस्ट क्या होता है, बिजनेस पोस्ट में ऐसी सर्विस, मतलब कंपनी को ऐसी सर्विस मिलती है जहां पर मेल को बनाने से लेके उसको भेजने तक का पूरा A to Z पैकेज मिल जाता है कंपनी को। मतलब बेसिकली कंपनी ने एक बार बिल पोस्ट वाली सर्विस ले ली तो उनको कुछ करना ही नहीं है, सारा काम फिर वो कंपनी देख लेगी। बिजनेस पोस्ट प्रोवाइड कंप्लीट मेलिंग सोल्यूशन, ये वर्ड लिखना बहुत जरूरी है, फ्रॉम प्रिपरेशन टू मेल डिलीवरी, बनाने से लेके मेल को और डिलीवरी करने तक। कस्टमर कैन चूज कॉस्ट इफेक्टिव एंड प्रोफेशनल मेलिंग सर्विसेज। आपको कॉस्ट इफेक्टिव मतलब अलग अलग रेट से आप देख के आप कर सकते हो। हाँ, ये लिखना कि प्रिंटिंग, कोलैटिंग, इंसर्टिंग, सीलिंग एंड एड्रेसिंग ये सारा काम भी ये लोग कर देंगे टू मीट देयर स्पेसिफिक बिजनेस नीड। अगला पॉइंट है आपका लॉजिस्टिक पोस्ट। लॉजिस्टिक मतलब क्या, आपके गुड्स का ट्रांसफर होना। ऊपर वाले केस में हम पेपर की बात कर रहे थे, यहाँ पर गुड्स की बात हो रही है। लॉजिस्टिक पोस्ट प्रोवाइड बिजनेस कस्टमर अ कॉस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सॉल्यूशन व्हिच मैनेजेस द एंटायर वैल्यू चेन। अब ये क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपका कपड़े का दुकान है और आपके कपड़े का जो शॉप है वो 3 प्रोसेसेस में बनता है। मतलब आप पहले कपड़ा खरीदते हो एक जगह से, फिर उसको दूसरी जगह अपना छपवाते हो, उसमें प्रिंट करवाते हो कपड़े पे, और थर्ड जगह पे जहाँ पे आपको बेचना होता है। अभी कॉन्स्टेंटली आपको इधर से उधर, उधर से इधर करते रहना पड़ता है, इन 3 जगह से हेरा फेरी करनी पड़ती है। तो आपके लिए लॉजिस्टिक पोस्ट है। आपने एक बार लॉजिस्टिक पोस्ट ले लिया तो ये लोग संभाल लेंगे फिर सारा चीज़, फ्रॉम द कलेक्शन टू स्टोरेज और ट्रांसमिशन टू डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द कंट्री। थर्ड क्या आपका बिल मेल सर्विस। शब्द में ही छुपा हुआ इसका मतलब, बिल को मेल करना है। अभी कौन से मतलब क्या क्या क्राइटेरिया देखना है इसमें, पहले तो कौन से क्या क्या आएंगे इसमें। बिल मेल सर्विस में आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा, बिल्स, मंथली अकाउंट बिल, मतलब जो कंपनीज में आपके पापा इन्वेस्टेड होंगे तो ये लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बेचते हैं। फिर आपका आएगा मंथली बिल, जो आपको अडानी या टाटा के बिल्स आते हैं वो लोग भी यही सर्विस लेते हैं, बिल मेल सर्विसेज। या तो फिर अकाउंट बिल्स, बैंक वालों ने कुछ भेजा होगा। तो यहाँ पे होगा क्या कि एक कंडीशन याद रखना कि एनी अदर सच बिल इन सिमिलर आइटम मे बी पोस्टेड बाय अ सर्विस प्रोवाइडर टू कस्टमर एटलीस्ट वंस इन 90 days। फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो कि आप एक कंपनी हो और आपको आपके जो कस्टमर्स है उनको बिल भेजना है, लेकिन आप उनको बिल क्वार्टरली नहीं देते हो, आप उनको बिल 4 महीने में एक बार देते हो। तो 4 महीना मतलब कितने दिन हुए, 120 days। यहाँ पे क्या बोला है, कम से कम 90 days में आपको एक बार तो ट्रांजैक्ट करना पड़ेगा अगर आपको ये सर्विस लेनी है तो। 90 से कम होगा तो चलेगा, लेकिन 90 से ज़्यादा होगा तो नहीं चलेगा। अगर आपको हर 2 महीने में भेजना है अपने कस्टमर को बिल तो भी कोई बात नहीं, हर 1 महीने में तो आता ही है हमें, लेकिन आप 3 महीने से ऊपर आप जा नहीं सकते। ये एक पहला कंडीशन है, याद रखना। मिनिमम क्वांटिटी ये लोग कितना एक्सपेक्ट करते हैं, 5000।
5,000 से ज़्यादा अगर लोग होंगे जिनको बिल देना है तो ये आप सर्विस ले सकते हो। और मोस्टली जो बिल मेल है कैसे सॉर्टेड होता है, पिन कोड वाइज। आपका जो लाइट बिल होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, वो पिन कोड वाइज ही सॉर्ट होकर आता है आपके एरिया तक। अगला है मनी रेमिटेंस सर्विसेज। यहाँ पे पैसा रेमिट हो रहा है, मतलब पैसे को ट्रांसफर करने का सर्विस भी देते हैं ये पोस्ट ऑफिस वाले। तो देखना, पहला क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर में क्या होता है कि अ मनी ऑर्डर इज इशूड बाय द पोस्ट ऑफिस फॉर द पेमेंट ऑफ सम ऑफ मनी टू द पर्सन whose name is mentioned in the money order. It is sent through the agency of post office. A payee is the person named in the money order as the person to whom money is to be paid. The advantage of sending money to someone through money order is that money is delivered at the house or his place of stay. आप किसी को भी पोस्ट ऑफिस में जाओगे तो वहाँ पे उनको देखिए, ईएमओ और आईएमओ दोनों सेम चीज़ है। पहले मैं आपको ये बता दूँ, ईएमओ और आईएमओ दोनों एग्जैक्टली सेम चीज़ है। बस एक फ़र्क क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर में ना पैसा आदमी को 4 दिन 5 दिन बाद रिसीव होता है, लेकिन इंस्टेंट मनी ऑर्डर में क्या होता है कि आज के आज वो लोग ट्रांसफ़र कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं कि मेरा जो पोस्ट ऑफिस है वो यहाँ से पैसा भेजेगा दूसरे पोस्ट ऑफिस में जहाँ पे रिसीवर है, क्विकली थ्रू वो लोग बैंक ट्रांसफ़र कर लेते हैं और फिर बाद में बंदे को वहाँ पे कैश दे देते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र है यहाँ पे वो लोग बैंकिंग वाला सिस्टम नहीं करते, ये लोग आराम से पैसा भेजते हैं, फिर वो पैसा आराम से ट्रेवल होगा और फिर वो पहुँचता है। और इसमें एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप सिलेक्ट कर सकते हो कि बंदा के पोस्ट ऑफिस में कलेक्ट करेगा या पोस्ट ऑफिस वाले उसके घर तक जाएंगे उसको पैसा डिलीवरी करने। वहाँ पे ऑप्शन होता है, आपको चूज़ करना है। बाकी दोनों सेम चीज़ है, कुछ फ़र्क नहीं है। हाँ, एक याद रख लेना कि यहाँ पे पैसा जो है आईएमओ में कितना लिमिट है, यहाँ पे 1,000 से लेके 50,000 का। ईएमओ में ऐसा कोई लिमिट नहीं है, बाकी दोनों चीज़ सेम है। तीसरा क्या है, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र। समझो आप कोई बाहर आपके बड़े बुजुर्ग होंगे, वो काम करते होंगे आउट ऑफ कंट्री और वो लोग आपको पैसा यहाँ पर भेजते हैं, तो ये इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र भी पोस्ट ऑफिस वाले करवा देते हैं। क्योंकि अपना जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है वो किसके साथ टाई अप किया हुआ है, वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ। और ये लोग दोनों, जो वेस्टर्न फाइनेंशियल सर्विस है ये 195 कंट्रीज तक पहुंचा हुआ है, तो यहाँ से आपको पैसा मिल जाता है। हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो बाहर के बंदे हैं वो इंडिया में पैसा भेज सकते हैं, लेकिन इंडिया वाले बाहर पैसा नहीं भेज सकते इस वाले जो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर है, इस वाले स्कीम में। ये चीज़ को याद रखना जरूरी। अगला पॉइंट है आपका रिटेल सर्विसेज। रिटेल सर्विसेज में पहला है रिटेल पोस्ट। रिटेल पोस्ट मतलब क्या कि पोस्ट ऑफिस में ही, पोस्ट ऑफिस का मेन काम क्या है, चिट्ठी ट्रांसफ़र करना, ये उनका मेन काम है। लेकिन जो एडिशनल सर्विसेज होते हैं, जैसे कि आप बैंक इलेक्ट्रिसिटी बिल भी भर सकते हो, वहाँ पे अपना बैंक अकाउंट भी खुलवा सकते हो, आधार कार्ड पैन कार्ड का चेंजेस करवा सकते हो, तो ये सारी जो सर्विसेज है ये थर्ड पार्टी सर्विसेज है, तो इनको हम बोलते हैं रिटेल सर्विसेज, रिटेल पोस्ट। देखिए, अंडर रिटेल पोस्ट रेंज ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड, दैट इज कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। आप अपना टैक्स भी पोस्ट ऑफिस में जाके भर सकते हो, या फिर कोई फ़ी बाकी है गवर्नमेंट को देने की, लाइसेंस का पैसा बाकी है देने का, वो सब भी आप कर सकते हो अंडर द फर्दर रिटेल पोस्ट ऑफिस सेल एप्लीकेशन फॉर्म। किसी एग्जाम के लिए आपको अप्लाई करना है तो एप्लीकेशन फॉर्म्स भी यहाँ पर होते हैं। ई पोस्ट, ई पोस्ट क्या होता है? ई पोस्ट एकदम सिंपल है। यहाँ पे आपका जो फिजिकल मेल है वो तो जाएगा ही जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल कि एक बड़ी कंपनी है, उन्होंने सोचा है कि आपको एनुअल रिपोर्ट दे, एनुअल रिपोर्ट बुक फॉर्म में होता है, तो वो लोग बुक पोस्ट करेंगे। तो वो लोग यहाँ पे अगर समझो उन्होंने ई पोस्ट की सर्विस ली है, तो क्या होगा कि एनुअल रिपोर्ट एक आपके घर पे भी आएगा और दूसरा वो लोग मेल भी करेंगे साथ साथ। मतलब दो चीज़ें मिल जाएगी। अगर आपको इनके समझो एनुअल रिपोर्ट मिला नहीं फिजिकल फॉर्म में, तो आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा आपके मेल पे। मतलब दोनों चीज़ मिल जाएगी। ये फैसिलिटी होती है ई पोस्ट में। देखो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज इंट्रोड्यूस ई पोस्ट। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन चलता है, फिजिकल डिलीवरी का भी, साथ में क्या सॉफ्ट कॉपी भी बेचेंगे आपको इंटरनेट के थ्रू। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ई पोस्ट कैन बी अवेल्ड बाय द कॉर्पोरेट कस्टमर बाय हैविंग अ बिजनेस एग्रीमेंट विद द इंडियन पोस्ट। लास्ट है आपका मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसमें क्या है,
नए नए तरीके तौर तरीके क्या है कम्युनिकेट करने के। पहला है कुरियर सर्विस। अभी आपको पता ही है अमेजोन फ्लिपकार्ट वाले जो गुड्स ला रहे आपके घर तक आपको सामान दे रहे, वो कुरियर सर्विस को यूज करके ही दे रहे। तो एन इंडिविजुअल और अ कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ आइटम्स बिटवीन टू और मोर पार्टी इज नोन एज कुरियर सर्विस। कुरियर सर्विस में फ्लैट रेट होता है पार्टी के लिए जो कुरियर यूज करती है। Courier service are different from ordinary mail services. Features such as speed, security, tracking, signature and swift delivery times. कौन सी कंपनीज है? DHL, DTDC और UPS की। इंटरनेट। The internet is a global system of connected computer networks that use the ICP, Internet IPS, Internet Protocol suite. It is a network where private, public, academic, बिजनेस या गवर्नमेंट, ये इतना फालतू चीज़ है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ ये वाली जो चीज़ है ना, ये रट के जाना होगा, या तो फिर आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। और बस इसको एक लिखना भूलना मत। www का मेंशन भगवान के लिए ये चीज़ का मेंशन जरूर करके आना, तो आपका काम हो जाएगा। ये सब मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप ये सब को इतने हाई लेवल के वर्ड को इतना रटोगे। लास्ट है आपका ईमेल। ईमेल में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मेल बिटवीन पीपल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ईमेल कैसे करते हैं भाई? हमारे फ़ोन में जीमेल का ऑप्शन है, वहाँ से हम ईमेल करते हैं। सेम यहाँ पे भी वही है कि लोग एक्सचेंज कर रहे हैं ईमेल, कहाँ पे? फ़ोन के थ्रू। ईमेल में क्या होता है? एक्सेप्ट करना होता है, फॉरवर्ड कर सकते हो। किसी का भी मेल आया, आपको लगता है कि आपको किसी और को भेजना है, तो आप फॉरवर्ड भी कर सकते हो, जैसे व्हाट्सएप पे करते हो। मैसेज स्टोर भी रहता है ईमेल में, आप कभी भी अपना मैसेज जाके ढूंढ सकते हो, कितना ही पुराना हो। Neither the users not their computers are required to be online simultaneously. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं ईमेल तभी भेज सकता हूँ जब सामने वाले का इंटरनेट ऑन होगा। देखो, जब उसका इंटरनेट ऑन होगा तब उसको रिसीव होगा, लेकिन उससे मैं भेज नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपना ईमेल कभी भी भेज सकता हूँ, फिर वो जब इंटरनेट खोले या ना खोले, मेरा ईमेल जा चुका है। अगर उसको रिसीव करना है तो वो सामने वाला इंटरनेट अपना ऑन करेगा तो उसको रिसीव होगा। बस इतनी सी बात है। और इसी के साथ आपका वेयर हाउस नहीं, हमने खत्म किया इंश्योरेंस और कम्युनिकेशन। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन और इंश्योरेंस, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट फिक्स ही होता है। जितना हो सके उतना इन वीडियोस को सुनो, और जो भी चैप्टर में आपको डाउट हो वो सारे वीडियोस सुनो। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे और 100% मार्क्स लेकर आओगे। देखिए, OCM का हाईएस्ट 100 है, 100 आउट ऑफ 100 भी लोगों को आया है। चलो, अनरियलिस्टिक गोल ना रखते हुए हम कम से कम ऐसा अज्यूम करते हैं कि आप 90+ तो पक्का लेकर आ जाओगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और अगर आप इन लेक्चर्स को अच्छे से देखते हो तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आपको मार्क्स नहीं आएंगे। बस आपको अपनी मेहनत शिद्दत से करनी है, कोई भी कमी नहीं छोड़नी। अगले 10-15 दिन बहुत क्रूशल है, जितनी मेहनत करोगे उतना रंग लाएगा आपके रिजल्ट में। और देखो, 12th का रिजल्ट लाइफ टाइम तक रहेगा, तो जो है वो अभी है। जितना हो सके उतना मेहनत करो और अपने मॉम डैड का नाम रोशन करो। थैंक यू सो मच।